कैसे हैं आप लोग। मैं महेंद्र आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल जीवर्ड स्कूल ऑनलाइन में। दोस्तों पिछले वीडियोस के अंदर हम लोगों ने बात की थी जालो और रणथंभौर के चौहानों के बारे में। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा अजमेर और सांभर के चौहानों के बारे में। जो अजमेर और सांभर के चौहानों को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों आप लोगों को कुछ बातों का पता होना चाहिए कि चौहानों की उत्पत्ति के स्रोत अलग अलग विद्वान हुए, उन अलग अलग विद्वानों का अलग अलग मत था और वो कहते थे कि चौहान की जो उत्पत्ति है या चौहान है, कोई मानता था उनको सूर्यवंश मानता था, कोई उनको ब्राह्मण के वंशज मानता था, कोई मानता था गुरु वशिष्ठ के अग्निकुंड से इनका जन्म हुआ है और कोई इनको विदेशी मानता था। तो बात करते हैं इनके चौहानों की उत्पत्ति के स्रोत के बारे में, उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे अजमेर के चौहानों के बारे में। ठीक है, तो अभी सबसे पहला जो टॉपिक रहेगा अपना वो रहेगा चौहानों की उत्पत्ति के स्रोत। चौहानों की उत्पत्ति के स्रोत। ठीक है, तो चौहानों की उत्पत्ति को लेकर देखो यहां पे चार मत प्राप्त होते हैं हम लोग। कितने होते हैं? चार मत। कौन कौन से? पहली बात आती है, जो पहली बात आएगी उसके अनुसार चंद्रबरदाई आता है, मोनोतनेंसी आता है और सूर्यमल मिश्रण आता है। तो ये तीन मिलकर ये बोलते हैं कि जो चौहान है ये गुरु वशिष्ठ के अग्निकुंड से हुए थे। किससे हुए थे? गुरु वशिष्ठ के अग्निकुंड से हुए थे। और गुरु वशिष्ठ के अग्निकुंड से चार लोगों की उत्पत्ति हुई थी, चार वंशों की उत्पत्ति हुई थी, जिसमें आप लोग के प्रतिहार था, परमार था, चालुक्य था और चौहान था। ठीक है, तो लिख देता हूं मैं यहां पे कि मोनोतनेंसी, चंद्रबरदाई, सूर्यमल मिश्रण इनके अनुसार चौहानों की उत्पत्ति गुरु वशिष्ठ के अग्निकुंड से। ठीक है, कौन कौन से मैंने आपको बताया अभी कि गुरु वशिष्ठ के अग्निकुंड से चार लोग हुए। कौन कौन से? प्रतिहार, परमार, चालुक्य और लास्ट आता है आप लोग का चौहान। ठीक है, तो इन चार लोगों की उत्पत्ति कहां से होती है? गुरु वशिष्ठ के अग्निकुंड से। किसके अनुसार होती है? मोनोतनेंसी, चंद्रबरदाई और सूर्यमल मिश्रण के अनुसार। दूसरी बात आती है, दूसरे नंबर पे आते हैं आप लोग कर्नल जेम्सटोन, जिसे राजस्थान के इतिहास का पिता कहा जाता है। कर्नल जेम्सटोन, कुक और स्मिथ, इनके अनुसार जो चौहानों की उत्पत्ति है ये मानते थे कि चौहान विदेशी है। क्या है? विदेशी। किसके अनुसार? टोड, कर्नल जेम्सटोन, कुक, स्मिथ, इनके अनुसार क्या है? विदेशी माना गया है। चौहानों को क्या माना गया है? विदेशी माना गया है। फिर दोस्तों एक अभिलेख आता है आप लोग का, शिलालेख आता है जिसका नाम होता है बिजोलिया शिलालेख। कौन सा आता है? बिजोलिया शिलालेख। और बिजोलिया शिलालेख के अनुसार चौहानों को वत्स ऋषि के वंशज माना जाता है, मतलब इनको ब्राह्मणीय माना जाता है। किसके अनुसार? बिजोलिया शिलालेख के अनुसार। तो बिजोलिया शिलालेख इसके अनुसार क्या क्या माना जाता है इनको? वत्स ऋषि के वंशज। क्या माना जाता है इनको? वत्स ऋषि के वंशज माना गया है, यानी कि ब्राह्मण के वंशज माना गया है। क्लियर है? ठीक है, चौथे नंबर पे बात आती है अपने पास में कि आप लोगों ने सुना होगा हमीर महाकाव्य, हमीर रासो। तो हमीर महाकाव्य और हमीर रासो के अनुसार चौहानों को सूर्यवंशी माना गया है। क्या माना गया है? सूर्यवंशी माना गया है। किसके अनुसार? हमीर महाकाव्य व हमीर
रासो। इसके अनुसार क्या माना गया है? इनको सूर्यवंशी माना गया है। अब आप लोग को यहां पे एक बात बताना है, जो हमीर महाकाव्य है और हमीर रासो है, इसकी रचना किसने की थी? जो इनके लेखक थे, रचयिता थे, वो कौन थे? ये मैंने जब रणथंभोर के चौहान पढ़ाए थे तब आप लोग को इनकी रचना के बारे में बताया था। इनके जो लेखक थे, जो कवि थे इनके, उनके बारे में बताया था। अगर आप लोगों ने हमारा पहला वीडियो नहीं देखा है तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर आराम से देख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और मुझे कमेंट करके बताओगे कि इनके लेखक कौन कौन है, ठीक है? तो देखो, हमीर महाकाव्य और हमीर रासो के अनुसार चौहानों क्या माना गया है? सूर्यवंशी माना गया है। और इस बात का जो समर्थन करते हैं वो करते हैं डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा। कौन करते हैं? डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा। ये भी इस बात का समर्थन करते हैं कि चौहानों को क्या माना गया है? सूर्यवंशी माना गया है। किसकी बातों का? कि हमीर महाकाव्य और हमीर रासो के अनुसार क्या बोला गया है? चौहानों को सूर्यवंशी माना गया है। और इस बात का समर्थन कौन करता है? डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा भी इस बात का समर्थन करते हैं। तो बच्चों, यहां से देखो, जो क्वेश्चन आता है आप लोग के एग्जाम्स के अंदर, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, जो आप लोग के पटवार वगैरह होता है, डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है कि यहाँ पे जो चंद्र बरदाई के अनुसार चौहानों की उत्पत्ति के स्रोत किसे माना जाता है? तो आप लोग के पास में क्या बोलोगे? आप लोग वर्ष, जो गुरु वशिष्ठ है उसके अग्निकुंड से इनकी उत्पत्ति मानी जाती है, ठीक है? अब क्वेश्चन ये भी आ सकता है आप लोग के पास में कि गुरु वशिष्ठ के अग्निकुंड से कितने वंशों की स्थापना हुई थी, कितने वंशों की उत्पत्ति हुई थी? तो आप लोग बताओगे। 4 थी। और कौन कौन से थे? प्रतिहार थे, परमार थे, चालुक्य थे, चौहान थे। ये सारे के सारे गुजरात साइड का जो क्षेत्र था, गुजरात मालवा साइड का, उस साइड के अंदर ये लोग पहले बसते थे, ठीक है? तो ये बात है। और क्वेश्चन आप लोग के पास में ये आ जाए कि कर्नल जेम्स टोड के अनुसार इनको क्या माना गया है? तो क्या बोलोगे आप लोग? इसे बोलोगे किसके? इनको विदेशी माना गया है, ठीक है? और जूलियस शिलालेख के हिसाब से पूछ लिया जाए आप लोगों से तो क्या बोलोगे आप लोग? वत्स ऋषि के वंशज माना गया है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है आप लोग के पास में। आप लोग को ऑप्शन दे देंगे, क्वेश्चन दे देंगे और ऑप्शन दे देंगे आप लोग को, तो आप लोग को एक ऑप्शन टिक करना है, आपका काम खत्म हो जाएगा। और वहीं पे आप लोग के जो 1 या 2 नंबर मिलते हैं वो आपको गेन हो जाएंगे, ठीक है? हमीर महाकाव्य की बात करेंगे तो इसके अनुसार क्या माना गया? इसको सूर्यवंशी। हमीर रासो के अनुसार, अच्छा क्वेश्चन अगर उनको घुमाना हो, थोड़ा क्वेश्चन डीपली दे दे तो क्वेश्चन बोल देगा आप लोगों से कि नयन चंद्र सूरी के अनुसार चौहानों को किसके वंशज माना गया है? तो आप लोगों का जवाब क्या होगा? सूर्यवंशी होगा। क्वेश्चन देखो मैंने यहां पे लिखाया नहीं है, बट इन दोनों का जब आप जवाब दोगे तो आप लोग को इसका आंसर मिल जाएगा। क्लियर है? तो एक बार आप लोग इसको उतार लो, फिर मैं आगे चलता हूं, ठीक है? ठीक है, उतार लिया आप लोगों ने, मैं इसको मिटा देता हूं, ठीक है? अब बात करेंगे हम लोग अजमेर के चौहानों की। जो अजमेर और सांबर का जो क्षेत्र पड़ता था वो पहले आसपास के अंदर पड़ता था। जो चौहान थे पहले सांबर में बसे, उसके बाद अजमेर की स्थापना की गई थी, ठीक है? और अजमेर शहर की जो स्थापना करने वाले शासक थे उनका नाम था अजयराज, जिनके बारे में कुछ इस समय में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो देखो, हम बात करते हैं जो अजमेर के चौहानों की स्थापना किसने की थी। क्वेश्चन आ गया आप लोगों के पास में डायरेक्ट कि अजमेर के चौहानों की स्थापना अजमेर या सांबर, ठीक है? अजमेर या सांबर के चौहान, ठीक है? अजमेर और सांबर के चौहान, ठीक है? एक बार आप लोग लिख लो। थोड़ा टेक्निकल इशू आ गया था, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं है। हम स्टार्ट करते हैं अब अजमेर और सांबर के चौहानों के बारे में। किसके बारे में? अजमेर और सांबर के चौहानों के बारे में, ठीक है? तो यहां पे क्या होता दोस्तों कि ये जो यहां पे एक झील थी, एरिया था सांबर का, उसके अंदर झील थी जिसका नाम था सांबर झील। कौन सी थी? सांबर झील। और ये सांबर झील राजस्थान के खारे पानी की झील है, ठीक है? इस सांबर झील के जो आसपास का एरिया था, ये वाला एरिया था, आसपास का जो एरिया था, इसे बोला जाता था सपादलक्ष क्षेत्र। क्या बोला जाता है इसको? सपादलक्ष क्षेत्र, ठीक है? और इस सपादलक्ष क्षेत्र की एक राजधानी बनाई गई थी। उस राजधानी का जो नाम था
इस राजधानी का जो नाम था वो था अहिछत्रपुर। अहिछत्रपुर इस राजधानी का नाम था। ठीक है, वर्तमान में इस राजधानी को नागौर के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? इसको नागौर के नाम से जाना जाता है। एक बात ध्यान रखना, अगर क्वेश्चन आप लोगों के पास याद है कि नागौर का प्राचीन नाम क्या था, तो आप लोगों को पता होना चाहिए क्या था? अहिछत्रपुर था। क्या था? अहिछत्रपुर था। किसकी राजधानी थी ये सपादलक क्षेत्र की राजधानी थी, जिसे क्या बोला था वर्तमान के अंदर अजमेर या सांबर का क्षेत्र बोला जाता है। अब क्वेश्चन ये आता है कि अजमेर के चौहानों की स्थापना किसने की थी? तो एक महापुरुष आते हैं जिनका नाम था वासुदेव चौहान। क्या नाम था उनका? वासुदेव चौहान। और इन वासुदेव चौहान ने 551 ईस्वी के अंदर, अभी चल रही 2020, अब सोचो 551, आज से लगभग 1500 सालों की 1500 साल पुरानी बात है कि 551 ईस्वी के अंदर वासुदेव नाम से एक महान पुरुष आए थे। इन्होंने चौहानों की क्या की थी? स्वतंत्र स्थापना, मतलब चौहानों की स्थापना की थी। क्लियर है बात? ठीक है। दूसरी बात, ये कहां पे की थी? इस सांबर झील के आसपास के क्षेत्र के अंदर। कहां पे की थी? सांबर झील के आसपास के क्षेत्र के अंदर की थी। और बिजोलिया शिलालेख आप लोग जानते हो, नाम सुना मैंने अभी आप लोगों को बताया था, बिजोलिया शिलालेख। बिजोलिया शिलालेख, ठीक है। इस बिजोलिया शिलालेख के अनुसार क्या बोला गया है? इस बिजोलिया शिलालेख में बताया गया है कि इस सांबर झील का निर्माण भी किसने किया था? वासुदेव चौहान ने ही किया था। किसने किया था? वासुदेव चौहान ने किया था। और यहीं पर जो सांबर झील है, इसके आसपास का जो क्षेत्र था सपादलक, वहीं पर एक मंदिर का निर्माण कराया गया था, जो था शाकंभरी माता का मंदिर। किसका मंदिर था वो? शाकंभरी माता का मंदिर। तो शाकंभरी माता का मंदिर अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए दोस्तों, तो किसने करवाया था? वासुदेव चौहान ने करवाया था। किसके अनुसार करवाया था? बिजोलिया शिलालेख के अनुसार करवाया था। ठीक है। और जो सांबर झील है, जो खारे पानी की झील है, इसका निर्माण भी किसने करवाया था? इसका निर्माण भी किसने करवाया? वासुदेव चौहान ने करवाया था। कब करवाया था? ठीक है, ये मतलब सॉरी किसके अनुसार? बिजोलिया शिलालेख के अनुसार करवाया था। सांबर झील के आसपास के क्षेत्र को क्या बोला जाता है? सपादलक्ष बोला जाता है। और इसकी राजधानी क्या थी? अहिछत्रपुर थी। वर्तमान में इसको नागौर के नाम से जाना जाता है। यानी कि नागौर का प्राचीन नाम अगर पूछ लिया जाए आप लोगों से, तो क्या हो जाएगा आप लोगों का? क्या हो जाएगा आप लोगों का? अहिछत्रपुर हो जाएगा। और इसी सांबर झील के आसपास शाकंभरी माता का मंदिर का निर्माण कराया गया था। क्लियर है बात आप लोगों को ये वाली? ठीक है। अगर क्लियर है तो अब जो इसके बाद में चौहान, जो अजमेर के चौहान हुए थे, उनमें जो प्रतापी शासक हुए थे, आरंभ के चौहानों में प्रतापी शासक हुए थे, उनका नाम था विग्रहराज द्वितीय। इससे पहले भी और कोई शासक आए थे, लेकिन वो इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं। तो विग्रहराज द्वितीय के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो एक बार आप लोग उसको उतार लो, मैं क्लीन कर देता हूं उसको। ठीक है, तो आप लोगों ने उतार लिया होगा इसको, और मैं इसको मिटा देता हूं। ठीक है। देखो, जो अजमेर और सांबर के जो चौहान हुए थे, उनके अंदर प्रारंभ के अंदर जो आरंभ का सबसे प्रतापी शासक था, उसका नाम था विग्रहराज। क्या नाम था? विग्रहराज द्वितीय। क्या नाम था? विग्रहराज द्वितीय। विग्रहराज द्वितीय के बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन रखने की जरूरत नहीं, बस 2-3 बातें अपने को याद रखनी है। पहली बात ये थी कि आरंभ के शासकों में सबसे प्रतापी शासक था। क्या था ये? आरंभ के शासकों में प्रतापी शासक। कैसे? किसर प्रतापी कैसे हुआ? क्योंकि इसने क्या होता, गुजरात का एक शासक था जिसका नाम था मूलराज। क्या नाम था? मूलराज। गुजरात के शासक मूलराज को क्या कर दिया था? पराजित कर दिया था, है ना? पराजित कर दिया था। अब ये जानकारी कहां से मिलती है? तो ये एक अभिलेख हुआ था आप लोग के दोस्तों, जिसका नाम था हर्ष अभिलेख। और उस हर्ष अभिलेख से हमारे को इनके बारे में जानकारी मिलती है। हर्ष अभिलेख से ये हमारे को क्या मिलती है? जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है।
जानकारी कहां से प्राप्त होती है? हर्ष अभिलेख से प्राप्त होती है। इसके बाद जो शासक आया था उनका नाम था अजयराज। ठीक है, तो मैं एक बार इसको क्लियर कर देता हूं, आप लोग उतार लेना, क्लियर होगा आप लोगों का। ठीक है, विग्रहराज द्वितीय के बाद में जो अजमेर के चौहानों में सबसे प्रतापी शासक आए थे उनका नाम था अजयराज। क्या नाम था? अजयराज। और अजयराज के काल को चौहानों का निर्माण काल भी माना जाता है। क्या माना जाता है? चौहानों का निर्माण काल भी इसको माना जाता है, क्योंकि इसने जो अजमेर के अंदर पार्श्वनाथ जैन मंदिर है वहां पे स्वर्ण कलश का भेंट किया था। ठीक है, मैं एक मालवा का शासक था सालन, जब इन्होंने अजयराज के ऊपर आक्रमण किया था तब इन्होंने क्या कर दिया था, उसको पराजित कर लिया था और अपनी कैद में कर लिया था। ये शैव धर्म के उपासक थे और अजयराज ने आप लोग का जो अजमेर शहर है उसकी स्थापना की थी, जिसे राजस्थान का हृदय भी कहा जाता है। और इन्होंने ही बीठली पहाड़ी के ऊपर क्या किया था? एक दुर्ग का निर्माण किया था। उस दुर्ग का निर्माण कर उस दुर्ग का नाम रखा गया था अजमेरू दुर्ग। उसे राजस्थान का जिब्राल्टर कहते हैं, जिसे आप लोग तारागढ़ के नाम से भी जानते हो। ठीक है, तो बात करते हैं अजमेर की जो शासक था अजयराज। ठीक है, अजयराज। और अजयराज का दोस्तों जो शासन काल था वो 1105 से लेकर के 1133 ईस्वी तक था। कब तक था? 1133 ईस्वी तक था। ठीक है, इन्होंने क्या किया था? इन्होंने एक शहर की स्थापना की थी। ठीक है, स्थापना की थी। वो कौन सा शहर था? अजमेर। कौन सा था? अजमेर था। और कब की थी? 1113 ईस्वी के अंदर। कब की थी? 1113 ईस्वी के अंदर एक शहर बसाया था अजयराज ने, जिसका नाम था अजमेर। क्या नाम था? अजमेर। इस अजमेर को राजस्थान का हृदय कहा जाता है। क्या कहता है? राजस्थान का हृदय भी कहा जाता है। किसे? अजमेर दुर्ग, अजमेर शहर को। ठीक है, दूसरी बात, इन अजयराज ने एक पहाड़ी थी अजमेर के अंदर, एक पहाड़ी पड़ती जिसका नाम आता है बीठली पहाड़ी। उस बीठली पहाड़ी पर एक दुर्ग बनाया था। क्या बनाया था? एक दुर्ग बनाया था। ठीक है, और दुर्ग बनाने पर बीठली पहाड़ी पर होने के कारण इस दुर्ग को गढ़ बीठली दुर्ग के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? गढ़ बीठली, गढ़ बीठली दुर्ग के नाम से जाना जाता है। इसी दुर्ग को, जो यही दुर्ग है, इसके और भी उपनाम है। इसे राजस्थान का जिब्राल्टर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? राजस्थान का जिब्राल्टर कहा जाता है। ठीक है, राजस्थान का जिब्राल्टर किसे कहा जाता है? गढ़ बीठली दुर्ग को। इसी दुर्ग को अजयमेरू दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? अजयमेरू दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अजयराज ने बनाया था, इस कारण से इस दुर्ग किस नाम से जाना जाता है? अजयमेरू दुर्ग के नाम से जाना जाता है। और इसी दुर्ग को तारागढ़ के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? तारागढ़। एक छोटी सी कहानी है तारागढ़ को लेकर के, कि यहाँ पे एक शासक था जिसका नाम था, आप लोग, मेवाड़ का शासक। मेवाड़ का मैं आप लोग को बताऊंगा, तो उनके बारे में डिटेल से बताऊंगा। ठीक है, मेवाड़ का एक शासक था, उसका नाम था आप लोगों के पृथ्वीराज। कौन सा था? पृथ्वीराज सिसोदिया। सिसोदिया। ठीक है, इस पृथ्वीराज सिसोदिया की एक पत्नी थी। क्या नाम थी? इसका क्या नाम था? इसकी पत्नी थी, उस पत्नी का नाम था तारा। क्या नाम था? तारा नाम था उस पत्नी का। तो एक दिन क्या, घूमते घूमते कहां आ गए? ये अजमेर आ गए। और अजमेर में आकर जिन्होंने देखा, दोनों ने कहा, किसको देखा? इस दुर्ग को देखा। किसको? अजमेरू दुर्ग को देखा। तो उस समय अजमेरू दुर्ग की कंडीशन कुछ बढ़िया नहीं थी, बहुत खराब कंडीशन में था। तो यहाँ पे तारा बोलती, ए स्वामी, ए प्राणनाथ, इस दुर्ग की कंडीशन इतनी खराब है, आप इसकी मरम्मत क्यों नहीं करवा देते? अब पत्नी की बात को थोड़ी डाल सकता था, इतनी हिम्मत थोड़ी थी किसी में, और आज भी किसी में नहीं है। ना कभी थी, ना अभी है, और ना कभी होगी। पत्नी उसे कोई नहीं जीत सकता। तो बेचारा ये भी डर के कारण कि क्यों नहीं, फिर ये आपने कहा हम उस काम को करेंगे नहीं, ऐसा हो सकता है? बिल्कुल करेंगे। तो इसने कहा कि ठीक है, इसकी मैं मरम्मत करवा देता हूं। तो इन्होंने इसकी क्या करा दी? मरम्मत करवा दी। अब मरम्मत करवाई तो बहुत सुंदर दिखने लग गया। सुंदर दिखने लग गया तो इसने बोला कि प्रिय, मैं आप ही का नाम दे देता हूं इसको, इस दुर्ग को आप ही का नाम देता हूं। और तब इसका नाम पड़ा था तारागढ़। क्या नाम पड़ा था इसको? तारागढ़ नाम में पड़ा था। क्लियर है बात आप लोगों को? इस पृथ्वीराज सिसोदिया को उड़ना राजकुमार भी कहा जाता है। बहुत तेज दौड़ धावक होने के कारण ये क्रिस की तरह भागता था।
अगर एक पैर यहाँ पे दूसरा उधर, बहुत तेज रफ्तार होने के कारण इसे उड़ना राजकुमार की संज्ञा भी दी गई है। और इसी का भाई था राणा संग्राम सिंह, जिसके दादा का नाम था राणा कुंभार। अब उसके बारे में हम लोग बातचीत करेंगे। ठीक है, तो ये आप लोगों को पता लग गया। तो एक बार आप लोग इसको उतार लो और फिर मैं आगे आप लोग को इसके बारे में बता देता हूं। उतार लीजिए एक बार। ठीक है, तो इसको मैं मिटा देता हूं और आप लोगों को आगे की इंफॉर्मेशन देता हूं। देखो, इन्होंने इतना सारे निर्माण करवाए थे, जैसे दुर्ग का निर्माण करा दिया था, अजमेर शहर को बसाया था। इस कारण से इनका जो समय काल माना जाता है वो चौहानों का निर्माण काल माना जाता है। क्या माना जाता है? वो चौहानों का निर्माण काल माना जाता है। तो मैं यहां पर लिख देता हूं, चौहानों का निर्माण काल। क्वेश्चन आ गया कि चौहानों का निर्माण काल किस शासक के काल को माना जाता है? तो आप लोग ध्यान रखना, अजयराज के शासन काल को माना जाता है। ये थी पहली बात। दूसरी चीज कि ये शैव धर्म के उपासक थे, मतलब भगवान शिव की आराधना करने वाले थे। हालांकि सभी धर्मों को सम्मान करते थे, लेकिन जो इनका धर्म मानने वाला था वो कौन सा था? शैव धर्म था। कौन सा था? मैं यहां पे लिख देता हूं, शैव धर्म के उपासक थे। ठीक है, इन्होंने ही क्या किया था कि पार्श्वनाथ जैन मंदिर था, उस पार्श्वनाथ जैन मंदिर के अंदर स्वर्ण कलश का क्या किया था? इन्होंने भेंट किया था। ठीक है, तो मैं लिखा पार्श्वनाथ जैन मंदिर में स्वर्ण कलश भेंट किया था। ठीक है, क्या किया था इन्होंने? स्वर्ण कलश का भेंट किया था। एक मालवा का शासक था जिसका नाम था मालवा का शासक, जिसका नाम था सालन। इस सालन ने क्या किया था? इनके ऊपर आक्रमण किया था। तो सालन को क्या कर दिया था? पराजित करके बंदी बना लिया था। मतलब ये प्रतापी भी थे, ठीक है, वीर भी थे, बहादुर भी थे, निर्माण काल मतलब इनको निर्माण का शौक होने के साथ साथ क्या थे? पराक्रमी भी थे। ठीक है, तो बंदी बना लिया था। ठीक है, बंदी बना लिया। दूसरी चीज बना लिया। ओके, ये लो क्लियर दिख जाएगा आप लोग को। फिर ये थी आप लोगों के इसके बारे में बातचीत, अजयराज के बारे में। एक और बात आती है कि अजयराज ने चांदी और तांबे के सिक्के चलवाए थे। किसके सिक्के चलवाए थे? चांदी और तांबे के, चांदी व तांबे के सिक्के चलवाए थे। तांबे के सिक्के। ठीक है, इन सिक्कों को किस नाम से जाना जाता है? इन सिक्कों को अजय प्रिय दम्य सिक्कों के नाम से जाना जाता है। अजय प्रिय दम्य सिक्कों के नाम से जाना जाता है। इन्हीं को और दूसरा नाम श्री अजय राज के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? श्री अजय राज के नाम से भी इनको जाना जाता है। इन्हीं सिक्कों को श्री अजय मेरू के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, क्वेश्चन आ गया आप लोग के पास में। और इनकी पत्नी थी, ठीक है, इनकी पत्नी का जो नाम था, इनकी जो पत्नी थी, पत्नी का नाम आता है दोस्तों सोमलवती। क्या नाम था? सोमलवती या सोमलेखा बोल दो। ठीक है, तो मैं आप लिख देता हूं सोमल देवी। और इन्हीं का नाम इन्होंने इन सिक्कों के ऊपर छपाया। मतलब जब ये सिक्के बना रहे थे तो सिक्कों के बीच के अंदर इनकी पत्नी सोमल देवी का नाम भी लिखवाया था। और 1133 ईस्वी के अंदर इन्होंने जो अपना शासनभार था वो अपने पुत्र अर्णोराज को संभालकर क्या कर लिए थे? विदा हो गए थे। तो अर्णोराज आएगा इसके बाद में अगला शासक। आप लोग एक बार इसको उतार लो, फिर बात करेंगे अर्णोराज के बारे में। ठीक है, ठीक है, तो उतार लिया आप लोगों ने। अब बात करते हैं हम लोग अजयराज के पुत्र अर्णोराज की। किसकी बात करेंगे? अजयराज के पुत्र अर्णोराज की बात करेंगे। ठीक है, इस अर्णोराज को इसी के पुत्र जगदेव ने मार डाला था। इस कारण से जगदेव को चौहानों का पितृहंता शासक कहा जाता है। क्लियर है? ठीक है, चलो प्लेन हो गया। हाँ,
अब बात आती है आप लोग के अर्णोराज की। अर्णोराज, तो अर्णोराज का जो शासनकाल था दोस्तों वो 1133 से लेकर के 1155 ईस्वी तक था। ठीक है, 1133 ईस्वी से लेकर के 1155 ईस्वी तक का इनका शासनकाल माना जाता है। ठीक है, इन्होंने क्या करवाया था, देखो इन्होंने करवाया था कि अन्ना सागर झील का निर्माण करवाया। किसे करवाया था? अन्ना सागर झील, अन्ना सागर झील का निर्माण। ठीक है, अन्ना सागर झील का क्या करवाया था इन्होंने? निर्माण करवाया था। और वो ऐसे नहीं करवाया था। 1137 में दोस्तों एक युद्ध होता है तुर्कों का और अर्णोराज का। ठीक है, तो उस समय तुर्कों का क्या होता है, मतलब तुर्कों के ऊपर हावी होकर अर्णोराज उनकी क्या करता है, हत्या कर देता है। और बहुत खून की नदियां बहती है, इतना खून बहता है कि उस खून को साफ करने के लिए अर्णोराज ने चंद्र नदी को रोककर और जो आप लोग तारागढ़ और नागपाड़ी है उसके बीच में अन्ना सागर झील का निर्माण करवाया था उस खून को साफ करने के लिए। ये बात भी कही जाती है। ठीक है, तो जो अर्णोराज ने क्या करवाया, अन्ना सागर झील का निर्माण करवाया था। इन्हीं को जो अर्णोराज है इन्हीं को प्यार से आना जी के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है इनको? आना जी के नाम से भी इनको जाना जाता है। ठीक है, इन्होंने क्या करवाया था, अच्छा इस अन्ना सागर झील के पास में जो आप लोगों के मुगल शासक हुए थे जहांगीर और शाहजहां। अगर मुगल शासकों की बात करता हूं मैं आप लोगों से, सबसे पहले आया था आप लोगों का बाबर। कौन आया था? बाबर आया था। बाबर ने क्या हुआ था, जो दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश चल रहा था लोधी वंश, उस लोधी वंश को क्या करते हैं, पराजित करके इब्राहिम लोधी को, और बाबर यहाँ पे दिल्ली के अंदर जो इंडिया है, भारत है, भारत के अंदर मुगल साम्राज्य की क्या करता है, स्थापना करता है। बाबर के बाद में जो इसका बेटा आया था उसका नाम था हुमायूं। ठीक है, और हुमायूं के बाद में शेरशाह सूरी ने कुछ समय के लिए हरा दिया था, फिर वापस आ गया था। और इसके बाद में जो आया था इसका बेटा, उसका नाम था अकबर। ठीक है, अभी शेरशाह सूरी की बात नहीं करेंगे, जब आप लोग एशियन हिस्ट्री पढ़े, सॉरी मिडेरियन हिस्ट्री पढ़ेंगे, मध्यकालीन की बात करेंगे, तब आप लोगों को उनके बारे में डिटेल से बताऊंगा। और अकबर का बेटा था जहांगीर, और जहांगीर को प्यार से क्या बोलते हैं, सलीम के नाम से जाना जाता है, जिसकी कहानी आप लोग बहुत सुन चुके हो, अनारकली। ठीक है, डिस्को चली। और जहांगीर का जो बेटा था उसका नाम था शाहजहां। ठीक है, तो देखो मैं बात करता हूं दोस्तों, इस अन्ना सागर झील के पास में एक मतलब बाग बना हुआ, बगीचा बना हुआ है, जिसका नाम है दौलत बाग बना हुआ। क्या नाम है उसका? दौलत बाग। ठीक है, दौलत बाग। और इसी दौलत बाग को आप लोग सुभाष बाग के नाम से भी जानते हो। किस नाम से? सुभाष बाग के नाम से भी जानते हो। वर्तमान में सुभाष बाग के नाम से जानते हैं, पहले इसका नाम था दौलत बाग। तो वर्तमान में किस नाम जानते हैं इसको? सुभाष बाग के नाम से जानते हैं। इसका निर्माण किसने करवाया था? तो उसका निर्माण दोस्तों करवाया था किसने? जहांगीर ने करवाया था। किसने कराया था? जहांगीर ने इसका निर्माण करवाया था। और इसी सुभाष चौक जो सुभाष बाग है, इसके पास में 12 दरी छतरी का निर्माण कराया गया था। किसका निर्माण? 12 दरी छतरी। ठीक है, और इस 12 दरी छतरी का जो निर्माण करवाया था वो कराया था शाहजहां ने। किसने करवाया था? शाहजहां ने निर्माण करवाया था। और आप लोगों को दोस्तों एक बात और पता होनी चाहिए कि अजयराज ने अजमेर के अंदर वराह मंदिर का निर्माण करवाया था। किसका निर्माण करवाया था? वराह मंदिर का निर्माण करवाया था। वराह मंदिर का निर्माण करवाया था। ओके, किसने करवाया था? ये करवाया था आप लोगों के अर्णोराज ने। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि अजमेर में वराह मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? अर्णोराज ने। इस वराह मंदिर के अंदर भगवान विष्णु की मूर्ति थी, और इस भगवान विष्णु की मूर्ति को इस जहांगीर ने क्या कर दिया था? उठाकर पानी के अंदर फेंक दिया था। ठीक है, तो ये बात जानकारी भी हमारे को मिलती है। जो और आप लोगों को एक बात और बता दूं, जो अन्ना सागर झील है इसके पास के अंदर ही जहांगीर की जो पत्नी थी जिसका नाम था मेरुनिसा, जिसे प्यार से ये बोलता था नूरजहां या नूर महल बोलता था उसको, उसकी मां थी अस्मत बेगम। क्या नाम था उसका? अस्मत बेगम। तो मैं यहां पे लिख देता हूं अस्मत बेगम। ठीक है, ये अस्मत बेगम गुलाब से इत्र जो बनाती थी वो अन्ना सागर झील के पास में ही बनाती थी। क्या बनाती थी वो? गुलाब से इत्र बनाना। गुलाब से इत्र बनाने की कला थी अस्मत बेगम के पास में, और वो कहां बनाती थी? इसी अन्ना सागर झील के पास में बनाती थी। और
ठीक है। इस अनुराज ने ही क्या कराया था, इस अन्ना सागर झील के पास में बालाजी जो भगवान हनुमान मंदिर है, उस हनुमान मंदिर का भी निर्माण करवाया था। ये जानकारी हमारे को यहाँ से मिलती है। और एक बात करूंगा यहाँ पे, इस जगह था अनुराज, एक युद्ध भी होता है जो 1142 और 1145 दो बार होता है। गुजरात का शासक था जय सिंह, उसके पुत्र था जिसका नाम था कुमारपाल और पुत्री थी कांचन देवी। तो बात करता हूं मैं यहाँ पे अनुराज की। एक साइड था अनुराज और एक साइड में था गुजरात का शासक, चालुक्य शासक, जिसका नाम था जय सिंह। क्या नाम था उसका? जय सिंह नाम था। और जय सिंह के एक पुत्र था, एक क्या थी? पुत्री। तो ये था, हो गया पुत्र, ये हो गई आप लोगों की पुत्री। पुत्र का नाम था कुमारपाल और पुत्री का नाम था कांचन देवी। कांचना पिक्चर तो नहीं देखी है आप लोगों ने? अगर कांचना पिक्चर देखी है तो मत देखना, ये कांचन देवी है, वो कांचना साउथ की मूवी है, ठीक है। तो ये कुमारपाल अनुराज के ऊपर क्या करता है? आक्रमण करता है, 2 बार आक्रमण करता है। ऐसा हमारे को जो मतलब जो पुस्तकें वगैरह है वहां से हमारे ज्ञान प्राप्त होता है। वहां पर बोला गया है कि 1142 में और 1145 में आबू के निकट क्या करता है? कुमारपाल अनुराज के ऊपर क्या करता है? आक्रमण करता है। और दोनों ही आक्रमणों के ऊपर क्या होती है? अनुराज की क्या हो जाती है? हार हो जाती है और इसकी क्या हो जाती है? जीत हो जाती है। तब इन दोनों के बीच में एक संधि होती है। इस संधि के तहत अनुराज का विवाह किससे कर दिया जाता है? कांचन देवी के साथ में कर दिया जाता है। इस कांचन देवी के साथ में से क्या कर दिया जाता है? विवाह कर दिया जाता है, ठीक है। और इसी अनुराज का एक पुत्र था, ठीक है। पुत्र था अनुराज का जिसका नाम था जगदेव। क्या नाम था उसका? जगदेव नाम था। और इस जगदेव ने क्या कर दिया था? इस जगदेव ने अपने ही पिता अनुराज की क्या कर दी थी? हत्या कर दी थी। इस कारण से इस जगदेव को चौहानों का पितृहंता कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? चौहानों का पितृहंता शासक कहा जाता है, ठीक है। तो क्वेश्चन आप लोगों के पास में आ गया कि चौहानों का पितृहंता शासक किसे कहा जाता है? तो आप लोगों के पास आंसर क्या रहेगा? आंसर रहेगा आप लोगों का जगदेव। क्लियर है बात आप लोगों को? ठीक है। अब क्वेश्चन ये भी बन के आ सकता है दोस्तों आप लोगों के पास में कि जो दौलत बाग है, सुभाष बाग है, उसका निर्माण किसने करवाया था? तो कराया था जहांगीर ने। क्वेश्चन ये आ गया कि बारादरी छतरी का निर्माण किसने कराया था? शाहजहां ने। दोस्तों 5 बारादरी छतरियां थी, इन 5 बारादरी छतरियों का निर्माण किसने कराया था? शाहजहां ने करवाया था, ठीक है। वराह मंदिर है, वराह मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो वो भी आप लोग के अनुराज ने कराया था। अनुराज को प्यार से आनाजी बोलते हैं। इनका शासनकाल 1133 से 1155 के बीच में चलता है। इन्होंने जो एक युद्ध लड़े थे यहाँ पे, क्या जय सिंह है जो गुजरात का चालुक्य शासक था, उसके पुत्र का कुमारपाल के साथ में 2 युद्ध लड़े थे और दोनों में ही क्या होती है? अनुराज की हार हो जाती है। और इसके तहत जय सिंह और अनुराज के बीच में संधि हो जाती है। संधि के तहत कांचन देवी जो जय सिंह की पुत्री थी, उसका विवाह किससे कर दिया जाता है? अनुराग के साथ में कर दिया जाता है। और यहाँ पे इसका पुत्र था जगदेव। जगदेव ने अपने ही पिता को क्या कर दिया था? मार डाला था। इस कारण से जगदेव को चौहानों का पितृहंता शासक कहा जाता है। तो ये थी कंप्लीट आप लोगों के पास में अनुराज के बारे में जानकारी। अनुराज के बारे में बाद में जो शासक आए थे, तो दोस्तों उनका नाम था विग्रहराज चतुर्थ। तो एक बार आप लोग इसको उतार लो, फिर विग्रहराज चतुर्थ के बारे में बात करते हैं, ठीक है। ठीक है, तो उतार लिया आप लोगों ने। तो दोस्तों अनुराज के बारे में कंप्लीट जानकारी मैंने आप लोगों को दे दी है। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को आप लाइक करना। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने ही दोस्तों को बताना कि कंप्लीट राजस्थान जीके की यहाँ पे तैयारी हो रही है जी वर्ड स्कूल ऑनलाइन में। और यहाँ पे और भी क्लासेस चल रही है, जो आप लोगों की 12th क्लास की बायो है, 12th क्लास की मैथ है, 12th क्लास की फिजिक्स है, 12th क्लास की ज्योग्राफी है, जो आप लोगों के कॉम्पिटिशन एग्जाम के अकॉर्डिंग भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्योंकि जो भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करता हूँ वहां पे आप लोग देखते हो कि जो 6 से लेकर 12th तक का सिलेबस ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पे मैथ की और 10th क्लास की मैथ की क्लास भी चल रही है। तो बहुत सारी क्लासेस चल रही है यहाँ पे। धीरे धीरे और भी क्लासेस आप लोग के लिए हम लोग लेकर आने वाले हैं। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, अपने दोस्तों शेयर कीजिए, ठीक है। शुक्रिया, थैंक यू, राम राम साहब।